प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम आपको हिंदी पद्य साहित्य के काल विभाजन को बताने वाला हूँ। हिंदी पद्य साहित्य के जो काल विभाजन की बात है उसे चार भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन। इसमें जो चार कालखंड है उस पर आपसे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो इनकी प्रवृत्तियां या विशेषताएं, इन पर जो इनके कवि हैं उनकी रचनाएं हैं, या इनके अन्य नाम जो है, जैसे आदिकाल को और किस नाम से जानते हैं या भक्तिकाल को और किस नाम से जानते हैं, और इनकी समय सीमा। तो इस विषय पर आधारित आपसे पूरे प्रश्न पत्र में कम से कम 4-5 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। तो इसे मैं आपको एक सारणी के रूप में यहाँ सभी को बता रहा हूँ। आप थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन, इसे चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में। तो जो पहला है उसे, पहला कालखंड है उसे आदिकाल कहते हैं, या वीर गाथा काल। दूसरे कालखंड को भक्ति काल, या पूर्व मध्यकाल। और इसको रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल, या इसे इसका श्रृंगार काल भी नाम बहुत प्रचलित है। श्रृंगार काल। यहाँ पर तीन कालखंड आ रहे हैं अभी। आधुनिक काल, उसको मैं अगले वीडियो में या बाद में अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल भी कहते हैं। तो इस पर जो प्रश्न आए कि आदिकाल को और क्या कहते हैं, भक्तिकाल को और किस नाम से जानते हैं, तो ये यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। इस पर एक और हम इसकी समय सीमा आपको बता देते हैं। तो जब समय सीमा आपको मालूम रहेगी तो इस पर भी चाहे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आए या 2 नंबर के प्रश्नों में अगर ये पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। जैसे आदिकाल का जो समय है वो अगर हम संवत में देखें, संवत में, तो ये है संवत 1050 से संवत 1375 तक। और इसे हम अगर ईस्वी सन में देखें तो ये है 943 ईस्वी से 1318 ईस्वी। इसी तरह से हम भक्ति काल को अगर देखते हैं तो संवत 1375 से 1700 तक, संवत 1700 तक। ईस्वी सन में अगर देखें तो ये है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। और रीतकाल जो है ये संवत में अगर हम देखें तो संवत 1700 से
संवत 1900 तक, और ईस्वी सन में देखें तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक पूरे कालखंड को आप दोनों तरह से विक्रम संवत में भी और ईस्वी सन में भी आप तैयार कर लें। इस पर आपको प्रश्न आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, या कभी कभी 2 नंबर वाले प्रश्नों में भी इससे प्रश्न आता है। तो इसे आप इसी सारणी में आप लिख करके तैयार करेंगे तो कई चीजें इसमें, कई प्रश्न आपको एक साथ तैयार हो जाएंगे। इनकी हम विशेषता पर बात करेंगे। तो विशेषताएं अगर देखें तो हम सभी की क्रम से एक एक विशेषताएं इसी में ले लेते हैं। पहले हम वीर गाथा काल की बात करते हैं। वीर गाथा काल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल था, लेकिन उस समय पूरे देश में छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर कई राज्य, कई राजा थे। वो सभी अपने छोटे छोटे विषयों को लेकर के आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, और उनके साथ जो भी कवि रहते थे तो उनके जो भी कार्य थे, जो उनकी लड़ाइयाँ थी, उनके शिकार पर जाने का एक प्रचलन था, आखेट खेलने का, तो उन सभी विषयों को वो अपने काव्य का विषय बनाते थे। तो यहाँ हम उन बातों को एकदम से आपको समराइज करके बता रहे हैं कि जैसे इसमें आदिकाल में, और इसको इसीलिए वीरगाथा काल भी कहा जाता है क्योंकि उस समय युद्धों का वर्णन बहुत है, साहित्य में, काव्य में युद्धों का वर्णन बहुत है। तो हम इसे, इसकी जो विशेषता है या प्रवृत्तियां हैं, उसमें हम पहली प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं ये युद्धों और आखेटों का सजीव वर्णन। युद्धों और आखेटों का सजीव वर्णन, ये इसकी पहली प्रवृत्ति है, पहली विशेषता है कि इस युग में युद्ध और आखेट यानी शिकार, इनका काव्य में सजीव वर्णन किया गया है। फिर यहाँ दूसरी जो विशेषता है वो है वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। इस युग में जो काव्य है उसमें आपको वीरता से, जैसे परमाल रासो, जगनिक का आल्हा खंड उसे कहते हैं, और पृथ्वीराज रासो, तमाम जो उस समय का काव्य है उसमें वीरता से ओतप्रोत साहित्य मिलता है। फिर इसका जो तीसरी विशेषता है उसमें है रासो काव्य की प्रधानता। रासो काव्य की प्रधानता, इस समय जितने कवि हैं उनके अधिकांश कवियों ने अपने रचना का नामकरण रासो पर रखा, जैसे परमाल रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो। तो ये जो है रासो नामकरण करने की परंपरा है, इसलिए यहाँ हम रासो काव्य की प्रधानता लिख सकते हैं प्रवृत्ति में। फिर हम ये 3 प्रवृत्तियां लिख रहे हैं, इसके बाद हम कवि और उनकी रचना का भी नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो है, सबसे बड़े कवि यहाँ है चंद बर्राई, और इनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। यहाँ आपको एक प्रश्न का उत्तर और मिल रहा है कि पृथ्वीराज रासो जो है ये रचना पहले महाकाव्य के रूप में जानी जाती है।
हिंदी का पहला महाकाव्य है। खड़ी हिंदी का नहीं, हिंदी का, खड़ी हिंदी का प्रिय प्रवास, लेकिन ये हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो ये एक प्रश्न इसमें और निहित है, छिपा हुआ है। दूसरे कवि के रूप में हम अमीर खुसरो को लिख लेते हैं। अमीर खुसरो, और इनकी रचना का नाम खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां। इस तरह से ये आदिकाल और वीर गाथा काल पर आपके प्रश्न पत्र में जो 2 नंबर वाले प्रश्न या ऑब्जेक्टिव या 1 नंबर वाले प्रश्नों के लिए इतनी जानकारी के हिसाब से बहुत कुछ आप इसके आधार पर लिख सकते हैं। जैसे इसका नामकरण, इसका सन समय, इसकी विशेषताएं, इसके कवि और 2 कवि और उनकी एक एक रचना। तो इसको आप देखेंगे तो आपको सरलता से याद भी हो जाएगा और ये आपके लिए काफी सरल और उपयोगी होगा। इसी के साथ हम इस पर बात करें अगर भक्तिकाल पर, तो भक्तिकाल की समय सीमा जो है 1375 से 1700 संवत में है और ईस्वी सन में है 1318 से 1643 ईस्वी तक। इसमें हम इसकी जो पहली विशेषता है तो इसमें ईश्वर की आराधना की गई है। इसमें कबीर, सूरदास, तुलसी, मीराबाई ये बड़े बड़े कवि हैं। तो हम यहाँ पर उनकी रचनाओं के आधार पर जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे। तो जैसे इसमें पहली प्रवृत्ति है ईश्वर के सगुण एवं निर्गुण रूप की उपासना। ईश्वर के सगुण एवं निर्गुण रूप की उपासना यहाँ प्रमुख प्रवृत्ति है। फिर दूसरी बात क्या दिखती है यहाँ पे, यहाँ दूसरी बात दिखती है गुरु महिमा का वर्णन। गुरु महिमा का वर्णन। कबीरदास जी कहते हैं जाका गुरु है आंध्रा चेला खरो निरंद, अंधे अंधे ठेलिया दो कुपरंद। मतलब गुरु, और उन्होंने ये भी बताया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो गुरु का जो स्थान है, गुरु की जो महिमा है वो भक्ति काल के सभी कवियों ने प्रतिपादित की है। तो गुरु महिमा का यहाँ बहुत वर्णन किया गया है, इसलिए ये प्रमुख प्रधान विषय है, प्रवृत्ति है। फिर तीसरी बात यहाँ लोक मंगल। लोक मंगल सभी कवियों की रचनाओं का प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है। लोक मंगल एवं समाज सुधार। लोक मंगल एवं समाज सुधार की भावना इस जो कालखंड है, इस कालखंड की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में देखिए। लोक मंगल माने जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण, समाज का कल्याण और समाज सुधार। समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो भी अंधविश्वास, कुरीतियां, उन पर यहीं से विरोध उनका और प्रहार उन पर होने लगा है। तो ये इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। भाषा, इसमें ब्रज भाषा, अवधी और ब्रज भाषा इस कालखंड की प्रमुख भाषा है और आदिकाल और वीरगाथा काल की प्रमुख भाषा डिंगल पिंगल है। तो यहाँ मैं इसको कम शब्दों में इसकी विशेषताएं आपको लिखवा रहा हूँ। अब मैं यहाँ भाषा को नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आपको जरूरत समझ में आए तो आप जान सकते हैं कि अब भक्ति काल में जो भाषा है वो अवधी और ब्रज दोनों का प्रयोग हुआ है। तो अब इसमें मैं कवि को जोड़ लेता हूं। तो प्रमुख कवि है गोस्वामी तुलसीदास और इनकी रचना है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस इनकी रचना। और दूसरे कवि आप सूरदास को लिख लीजिए, बहुत ही प्रसिद्ध कवि है।
कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण की इन्होंने सखा भाव से उपासना की है। तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है, और सूरदास की भक्ति सखा भाव की है। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है, प्रेम मधुरा भक्ति उसे कहते हैं। तो सूरदास की जो रचना है वो है सूर सागर। कई बार प्रश्न में आता है कि मीराबाई की भक्ति कैसी है या तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है, तो आप इसमें तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है, सूरदास की भक्ति सखा भाव की है, और मीराबाई की भक्ति प्रेम या माधुर्य भाव की है। तो इस तरह से ये दो कवि और उनकी एक एक रचनाएं आप लिखिए और इसको तैयार करिए। ये आपको सरलता से याद है, कम शब्दों में और सरल रूप में ये आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल या इसे श्रृंगार काल भी कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसकी विशेषताएं आपको बताते हैं। इसमें आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, मतलब इस युग के कवियों ने अपने राजाओं की, अपने आश्रयदाता जिनके आश्रय में रहते थे कवि, उन्हीं का गुणगान इनका प्रमुख प्रतिपाद्य था। संकुचित राष्ट्रीयता थी, राष्ट्र की सीमा उनके लिए उनका छोटा छोटा जनपद था। तो इस तरह से वो अपने आश्रयदाता राजाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने में लगे रहते थे। फिर दूसरी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। सभी कवियों ने किसी न किसी रूप में नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, इसलिए यहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता है। फिर तीसरा, अपने पांडित्य प्रदर्शन। सभी कवि अपने आप को विद्वान और पंडित घोषित करने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना या लक्षण ग्रंथों पर आधारित रचना उन्होंने लिखी। तो इस तरह से हम यहाँ एक प्रवृत्ति के रूप में लिख सकते हैं क्या, लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथों की रचना। लक्षण का मतलब क्या है, जो काव्य के लिए नियम है, काव्य के जो छंद है, काव्य में अलंकार है, काव्य में रीति है, काव्य के जो विशेषताएं हैं, काव्य जिन नियमों पर आधारित है, उन नियमों की बात यहाँ पर सभी कवियों ने लगभग की है। इसलिए यहाँ हम लक्षण ग्रंथ बहुतायत मात्रा में देखते हैं, इसलिए यहाँ एक विशेषता के रूप में ये बात उभर कर आती है, और इसे हम कहते हैं लक्षण ग्रंथों की प्रधानता या लक्षण ग्रंथों की रचना। तो ये आपको यहाँ 3 विशेषताएं हम बता रहे। इसके अलावा भी कई विशेषताएं हैं। संकुचित राष्ट्रीयता है, प्रकृति का वर्णन सभी में आपको मौजूद मिलेगा, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे वो भक्ति काल हो, चाहे वो रीतिकाल हो। प्रकृति का सभी कालखंडों में कवियों ने बहुतायत में वर्णन किया है। सेनापति तो बहुत अच्छा वर्णन करते हैं प्रकृति का, तो वो रीतकाल के ही कवि हैं। तो हम यहाँ पर बहुत विषय वस्तु को ज्यादा विशाल या बड़ा नहीं कर रहे हैं, हम इसको छोटे रूप में आपको सरल और समुचित उपयोगी जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें कवि जो है हम केशवदास को ले लेते हैं। केशवदास, और इनकी रचना का नाम है काव्य क्रिया। दूसरे हैं केशवदास के बाद बिहारी, इनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई। इस तरह से यहाँ 2 कवि केशवदास और बिहारी, और इनकी एक एक रचना कवि प्रिया और बिहारी सतसई। तो ये आपको 3 कालखंडों पर आपको विधिवत जानकारी मिल गई है। आधुनिक काल इसके बाद आता है, उसकी समय सीमा है
1843 से अब तक जो समय चल रहा है, सन में 1843 ईस्वी से अभी तक का जो समय है वो आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है। और अगर हम संवत में कहें तो संवत 1900 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है। तो इसमें हमें अब फिर आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है, उनको अलग अलग अध्ययन करना है। वैसे आधुनिक काल को अगर हम उसकी केवल मूल चेतना या मूल विशेषता देखें तो आधुनिक काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है गद्य का विकास। गद्य इस कालखंड में आविर्भूत होता है और वो साहित्य में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन कर देता है। तो इस तरह से जो आधुनिक काल है उसे गद्य काल भी कहा जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये वीडियो आज इस वीडियो में इतनी जानकारी लगभग पर्याप्त है। तो आप इस जानकारी को अपने अपडेट करिए और इसको तैयार करिए और हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक और कमेंट भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।